वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम जिसमें कि लीफ स्प्रिंग प्रयोग हो रहे हैं, परंपरागत सस्पेंशन सिस्टम जिनमें लीफ स्प्रिंग प्रयोग हो रहे हैं। तो जो वाहन जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाता है, लोड कैरियर कमर्शियल व्हीकल्स, उनमें रियर सस्पेंशन में एक और ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पर स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं। ये मेन लीफ स्प्रिंग से हैं। इसके अतिरिक्त एक और हेल्पर स्प्रिंग्स इसके साथ अटैच कर दी जाती है। आम जब लाइटर लोड रहता है, लोड कम रहता है, उस समय ये स्प्रिंग इन एक्टिव रहती है, मतलब यह काम नहीं करती। जैसे ही मेन लोड बढ़ता है और मेन स्प्रिंग पर भार बढ़ने लगता है, तब इस लोड को ये शेयर कर लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। और ये जो ब्रैकेट लगे हैं चैसी के बाहर को ब्रैकेट निकले रहते हैं दो, इनमें जाकर ये लीफ स्प्रिंग टच हो जाती है। तो मैं ट्रक के पास ले जाकर मैंने दिखाया था कि ये रियर सस्पेंशन में रियर लीफ स्प्रिंग के ऊपर से एक और लीफ स्प्रिंग का चट्टा रहता है। ये सब एक ही सेंटर बोल्ट से बंधे हुए रहते हैं। अभी दिमाग में तुम्हारे ये ख्याल आ रहा होगा कि ये वाले के लिए अलग सेंटर बोल्ट और ये वाले के लिए अलग सेंटर बोल्ट होता है। ऐसा नहीं है, सेंटर बोल्ट की लंबाई बढ़ जाती है और ये इस तरह से एक्सल केसिंग के ऊपर फिट होती है बीचों बीच में, और ये यू बोल्ट से फिर आपस में ये जुड़ जाती हैं। ये सिर्फ लोड कैरियर्स में होते हैं, बसों में इनको निकाल देते हैं। बसों का चैसी ही अलग होता है। पहले से एक ही चैसी में कई बार बस वाले भी ट्रक का ही चैसी ले लेते हैं, उस पर फिर बस बना देते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बस का चैसी अलग है। बस का सस्पेंशन सॉफ्ट सस्पेंशन है, उसमें लोड भी कम है, कम वो अपेक्षाकृत ट्रक के। तो ये 407 में भी होता है, यानी लोड कैरियर 709, और ये जो टाटा के आगे को बढ़ते चले जाएंगे, टाटा के, मित्सुबिशी, इसके आइसर मोटर्स के, फिर हेल्पर स्प्रिंग का प्रयोग हो जाता है। तो हेल्पर स्प्रिंग तभी एक्टिव होती है जब इस पे लोड बढ़ने लगता है और ये ब्रैकेट के साथ ये टच होने लगती है। समझ में आ गई बात? अक्सर इन कन्वेंशनल स्प्रिंग्स में मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया कि ये इस तरह से लगी हैं, तो इनमें इंटरलीफ फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? इंटरलीफ फ्रिक्शन, यानी पत्तियों के बीच में घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण इनमें घिसावट भी होती है और एक स्क्वैकिंग होती है, चरमराहट की आवाज, स्क्वैकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए, जब घर्षण होता है और लीफ कमजोर हो जाती है घर्षण के कारण, तो वो वहां से टूटनी शुरू हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंग्लिश स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंग्लैंड की एक कंपनी है, उन्होंने टेपर लाइट स्प्रिंग्स का आविष्कार किया। फिर टेपर लाइट स्प्रिंग्स का यहां पर चित्र बनाया हुआ है। इसके कोने आगे से थोड़ा सा पतले कर दिए जाते हैं। जब तुमने लीफ स्प्रिंग खोली थी जीप की, उस पर टेंशन दी थी, तड़ दी थी, तो देखा था उनके कोने सब चौड़े हैं, सभी आयताकार हैं। पूरा आगे से लेके यहां से यहां तक ये सारे पट्टे एक ही चौड़ाई के हैं। पर टेपर लाइट में इस जगह पर ये यहां से बीच के बाद से इधर को ये टेपर होने लगते हैं। ऐसा करने से, और इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो काफी मजबूत होता है। ये इतने सारे पट्टे लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये सिंगल लीफ स्प्रिंग भी काफी होती है,
ये पूरे वाहन का लोड उस पूरा GVW ले सकती हैं। किसी किसी वाहन में जब ये एक ही फिट होती है तो देयर इज नो इंटरलीफ फ्रिक्शन, अकेली पत्ती है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई मॉइस्चर का कंटिमिनेशन नहीं होता है। इवन हैवियर व्हीकल्स में, लोड कैरियर्स में भी फ्रंट सस्पेंशन के लिए डेड एक्सल के ऊपर एक ही पत्ती प्रयोग की जाती है। और यदि वो ज़्यादा भारी वाहन है, ज़्यादा मतलब ये कि 20 टन GVW से भी बड़ा है, तो आजकल क्या करते हैं, एक्सल बीम के ऊपर जहाँ पर ये फिट है इस जगह पर एक रबर की बैलो लगा के एयर स्प्रिंग लगा देते हैं। एयर स्प्रिंग के बारे में एयर सस्पेंशन में मैं फिर इस बात को क्लियर करूंगा। तो इसके जो जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला क्या है कि ये कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग की अपेक्षा 60% हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है। इनके बीच में क्योंकि ये सिंगल पत्ती है या फिर हैवियर व्हीकल में 2-3 पत्तियां भी हैं, तब भी कन्वेंशनल की अपेक्षा इनके आपस में कोई इंटरलीफ फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके सिर्फ किनारे ही, जो इसके नीचे पत्ती आएगी वो सिर्फ ये किनारों में ही फ्रिक्शन होता है, बाकी कोई फ्रिक्शन नहीं होता। और इनमें कोई किसी तरह की स्क्वैकिंग की साउंड नहीं होती, चरमराहट की आवाज नहीं होती है। इसका जो स्ट्रेस है वह कम होता है और यूनिफॉर्म होता है, इसी वजह से इंटरलीफ फ्रिक्शन नहीं हो पाता। यह कम जगह घेरती है। जब जितनी लीफ स्प्रिंग की संख्या ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा जगह भी घेरेगी और इसके बीच में कहीं से कहीं तक कोई किसी तरह का कोई कंटेमिनेशन, मॉइस्चर कलेक्शन नहीं होता। तो ये कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम आज समाप्त हो गया है। अब चलेगा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है? जब ये कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम जिन भी वाहनों में यूज हो रहा है उनमें आगे और पीछे एक्सल बीम्स हैं, वो इंडिपेंडेंट में भी होते हैं। आगे वाला जो लाइटर व्हीकल होते हैं, जो पैसेंजर कार्स हैं, इनमें आगे इवन एसयूवीज में भी आगे रिजिड बीम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो इनमें जब भी, क्योंकि एक बीम में बीम है, एक रियर बीम है, इस जगह पर लीफ स्प्रिंग लगी हुई है। अब इनमें कोई भी पहिया किसी उभार पे चढ़ता है या गड्ढे में जाता है तो ये पूरा एक्सल टेढ़ा हो जाता है, यानी पूरे वाहन की बॉडी टिल्ट हो जाती है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ये लोड स्प्रिंग्स ले लेती हैं और वाहन सीधा रहता है, उसकी स्टेबिलिटी में कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए प्रत्येक पहिया अलग अलग है, स्वतंत्र है एक दूसरे से, चाहे वो उभार पे चढ़े, चाहे वो गड्ढे में जाए, चाहे पिचिंग हो या फिर वो बंप के ऊपर चढ़ रहा, वाहन हमेशा स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए लीफ स्प्रिंग, ये आजकल जितनी भी एसयूवीज हैं, स्मॉल पैसेंजर कार्स हैं, उनमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम प्रयोग होने लगा है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की स्प्रिंग्स यूज होती हैं। कॉइल स्प्रिंग्स, रबर स्प्रिंग्स और बहुत सारी प्रकार की स्प्रिंग्स, टॉर्जन बार्स, स्टेबलाइजर बार्स, लोअर कंट्रोल आर्म, अपर कंट्रोल आर्म और उनके बीच में शॉक एब्जॉर्बर या डैम्पर। लोअर आर्म अपर आर्म के बीच में कॉइल स्प्रिंग और उसके बीच में डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर, और स्वे, साइड थ्रस्ट आदि को रोकने के लिए स्टेबलाइजर बार,
लिंक रॉड्स लाइक दिस, कार के स्वे से, झोंक से बचने के लिए जैसे जैसे वाहन की ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो उसका जो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्व केंद्र है, वह भी ऊंचा उठता चला जाएगा। और जैसे जैसे गुरुत्व केंद्र ऊपर बढ़ेगा तो उसमें ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट होगा। ये क्या, कौन सा मूवमेंट कहलाता है? ये मूवमेंट क्या कहलाता है? यॉ है, ये स्वे है। जब टर्निंग में, कॉर्नरिंग के टाइम पर वाहन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से उसकी बॉडी यूं बाहर की तरफ को झुक रही है, दोनों में ही बॉडी रोल हो रही है। तो वहां पर इनमें, इनके दोनों सिरों में ये बॉल जॉइंट लगे हुए हैं। ये बॉल है और ये एक कटोरे में बंद है, सील्ड है बाउल के अंदर, और इसके अंदर किसी तरह की गंदगी ना जाए इसलिए ये बाहर से इसमें ये डस्ट बूट है, ताकि जो ग्रीसिंग इसके अंदर हुई है, लुब्रिकेंट डाला है, उसमें पानी से, धूल से वो खराब ना हो और ये लॉन्ग लाइफ हो। अब ये खराब हो चुका था, इसका डस्ट बूट भी खत्म हो गया और ये इसके अंदर किसी भी तरह के शॉक को एब्जॉर्ब करने की या साइड थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं रही, इसलिए इसे बदल दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले तुम्हें हम गाड़ी पर लेके जाएंगे अभी, और इस पे लगने वाले कई प्रकार के जो पार्ट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। जैसे कि मैंने एक लिंक रॉड का तुम्हें अभी आइडेंटिफिकेशन करा दिया कि ये रॉड कहाँ पर लगी है। ये जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके साथ शॉक एब्जॉर्बर के साथ ये लगी हुई रहती है, ताकि टर्निंग के टाइम पर कभी तेज स्पीड में मोड़ कॉर्नरिंग कर ली तो ऐसे में वाहन की स्टेबिलिटी, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही नियंत्रित रहे। आ गई बात समझ में? तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद गाड़ी पे। वहां पर आजकल जो कारों में यूज हो रहा है सस्पेंशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, वो है मैकफर्सन स्टर्ट टाइप का सस्पेंशन। क्या? मैकफर्सन स्टर्ट टाइप का सस्पेंशन। तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।